चलो बना के देख रहे थे क्या और ऊंचाई दूरी को? हाँ, बन रहा है। कुछ कुछ कहीं कहीं पर अटकोगे, ज्यादा नहीं अटकोगे। उतना भी एकदम कठिन वाला नहीं है हम लोग का तो। अब मेरे ख्याल से अब तुम लोग अटक जाओगे इतनी कह सकता, है ना। इसी में आगे थोड़ा सा देखते जाते हैं, सबको नहीं पढ़ना है, इसमें से उदाहरण वगैरह लोग को ज्यादा देखना है ना। आज है हम लोग का 16वां दिन, और हम लोग का 11वां है ना। 11वां चैप्टर है ऊंचाई दूरी। 10वां है ना। अच्छा, मैं कल का चेंज कर चुका था, इसको 10वां है ऊंचाई दूरी। ठीक। एक क्वेश्चन बताए थे, हल्का हल्का सबको कुछ कुछ को बता दे रहा हूं, है ना। जैसे दूसरा बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 3 इंच है, मीटर है। उसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब जैसे हम लोग का पैर का निचला तला रहेगा ना, वही है हम लोग का पाद बिंदु। पाद मतलब पैर को कहते हैं, है ना, वही पॉइंट आ जाएगा। पाद बिंदु से √3 h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब देखो बोल क्या रहा है, हम लोग को बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3 इंच है। मान लो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये, है ना, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है एक। ठीक। इसके पाद बिंदु से, ये हम लोग पाद बिंदु मान लिए, है ना। अब बोल रहा है √3 h दूरी पर, तो दूरी यहां से इधर भी ले सकते हो, उधर भी ले सकते हो, जिधर आप लोग का मन हो, है ना। मैं इधर ले लेता हूं, मान लो यहां से इतना दूरी पर, कितना, √3 h। ठीक। और बोला है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3 इंच है, इसकी ऊंचाई कितना है, h है खाली। ठीक। 3 इंच है, सॉरी, 3 इंच मीटर है। इसके पाद बिंदु से √3 h दूरी पर, बोलता है दूरी पर स्थित किसी बिंदु, मान लो यहां पर एक बिंदु है, इतनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, है ना, स्तंभ के शिखर का, ये वाला उन्नयन कोण थीटा, इसी को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक। तो हमारे पास ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। एक ऐसा लेंगे जिसमें लंब और क्या आ जाए, आधार, तो क्या लेंगे, 10 लेंगे सीधा, लंब बटे आधार वाला, है ना। अब इसको हम लोग मान के चलते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको क्या मान लो, सी मान लो, है ना। तो हम लोग हल करके लिखते जाते हैं, हल तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, चित्र बना वहां से हल। ये है दूसरा चित्र बना, दिया है करके लिखते जाओ। दिया है ए बी बराबर कितना है, √3 h, है ना। बी सी बराबर कितना है, 3 h। ठीक। माना उन्नयन कोण जिसको ज्ञात करना है हम लोग को, माना उन्नयन कोण कितना है, थीटा है ना। तब हम लोग ले आएंगे कितना, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, बीसी बटे ए बी हो जाएगा। तो ये हो गया बीसी बटे ए बी, हो गया। अब फिर ले लो 10, बीसी का वैल्यू कितना है, 3 h, ए बी का वैल्यू कितना है, √3 h। अब देखो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, एच से एच खत्म, तीन को मैं √3 गुणित √3 कर सकता हूं, और एच का एच रहने दो चलो एक साथ, और ये √3 और एच, √3 h खत्म। तो हम लोग के पास बचेगा टेन थीटा बराबर कितना, √3, पहले √3 आएगा, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा। अब देखो कितने का मान √3 होता है, तो इसको करोगे 10 60 अंश। अब कई बच्चे लोग क्या करते हैं, ये हो गया टेन थीटा बराबर √3, उसके बाद कर दिया टेन थीटा बराबर √3 कितना का है, 60 अंश, ये दे, तो ये गलत है, हमको थीटा का मान चाहिए। तो ये कितने का है, 10 60 अंश का है, तो पूरा रखो 10 60 अंश, है ना। तो ये रखा गया हम लोग का 10 60 अंश। 10 से 10 खत्म, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये हम लोग का फाइनल आंसर है ना। अब उसको पूछा है वैसा लिख देना, अतः बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश होगा करके। ठीक। ऐसे हम लोग का क्वेश्चन बनेगा इसमें। तीसरा देख लो, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है,
पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटे से बंधी है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। है ना, अब देख लो उसी में तीसरा जाएगा। बस जैसा जैसा बोलता जा रहा है ना वैसा, एक बार अगर ऐसा रफ चित्र बना लिए ना तो फिर इसमें का सब क्वेश्चन सरल है। बस इसमें डायग्राम को समझ जाओ कैसा कैसा बोल रहा है, डायग्राम अगर सही बनता है इसमें आकलन करके तो फिर हम लोग का सब सही है। क्या बोल रहा है देखो, तीसरा, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लो कोई भी पतंग है, भूमि हम लोग का ये है, ये धरती माता, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है हम लोग का, ऐसे ले लेते हैं ये, है ना, ये यहां, ठीक, ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है ना। अब बोल रहा है पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटे से बंधी है ना, मतलब ये पतंग यहीं तक है ना। पतंग में लगी डोरी ये वाला भूमि में एक खूंटे से रस्सी के माध्यम से क्या है, बंधी है। बढ़िया सीधा जाएगा ना, ऐसे ऐसे तो उड़ता रहता है ना पतंग, है ना। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से, ये हम लोग का खूंटी मान के चलो, इस खूंटी से बंधी है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 30 अंश। उधर जाएगा क्या, तब यह मानकर, अब इसको इससे, हाँ, तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, ये वाला जो डोरी है ये पूर्णतः तनी हुई है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई। अब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो अगर इससे अटैच कर दू, देखो ये डेस डेस करके अटैच कर सकते हो, है ना, ऐसे, ये तो पतंग है, हम लोग ऐसे डेस डेस करके इसको अटैच कर देना है ना, बढ़िया कर दे रहा हूं ये, ठीक। तो हमारे पास ये ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, तो ये क्या है हम लोग का लंब, ये क्या है कर्ण। अब कौन से सूत्र में लंब और कर्ण आता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, सीधी बात है ना। अब इसको हम लोग मान के चलते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको यहां पर पॉइंट को सी मान लो, है ना। अब दिया है पतंग की ऊंचाई, है ना, पलंग कहा जा रहा है, पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचा है ना, तो हम लोग को दिया है बीसी बराबर कितना है, 60 मीटर, है ना। और कोण ए मतलब या थीटा का मान हम लोग कह सकते हैं ना, कोड़े मत करना, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 अंश, ठीक। हम लोग मान के चलते हैं ये इसी को तो निकालना है ना, एसी को, तो हम लोग लगाते हैं, अब तब मत करो, अब हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो सीधा सीधा मैं मान रख दे रहा हूं, लंब कौन सा है, बीसी, कर्ण कौन सा है, एसी, ठीक। अब देखो साइन थीटा का मान कितना रखोगे, 30 अंश, बीसी कितना है, एसी तो एसी ही रहेगा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/√2, आए पता नहीं 2 है, चलो 60/AC होगा, 120 आएगा आंसर, है ना। एसी इधर ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा ये 60 × 2, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, 120 मीटर। फिर यहाँ पर लिख लेना उत्तर बराबर, अतः डोरी की लंबाई, क्या बोला है, उसकी लंबाई, तो अतः डोरी की लंबाई कितना होगा, 120 मीटर होगा, ठीक। अब इसमें बना बना के देखना, ये छठवां इंपॉर्टेंट है ना, इसमें देख लेना, छठवां मैं बता दे रहा हूं। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है,
तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी होगी। अब पूरा कोण किसको कहते हैं? आए, दो कोण जो मिला के कितना बनता है? ठीक, उसी को देखें हम। और संपूरक में कितना बनता है? मतलब भूले नहीं हो, याद है, ऐसा लग रहेगा दे। चौथा देख लो, ये कितना, छठवां है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, है ना, एक मीनार बना दो बीचों बीच। ये शब्दों को समझना, पहले एक मीनार बोला तो एक मीनार बनाए हम लोग। अब बोलता है एक मीनार के आधार से, ये उसका आधार हुआ नीचे, इसके आधार से सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा खींच दो पहले तो, अनुमान, ये एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर, अब हम लोग को पता नहीं है एक ए बी एक साइड लेना है कि अपोजिट साइड लेना है, है ना, अगर प्रश्न को पढ़ते जाएंगे तो ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा? रूट ए बी। अब ए बी एक साइड बनेगा कि दोनों साइड बनेगा? बताओ। कैसे हो, एक साइड बनेगा कि दोनों साइड बनेगा? दोनों साइड बनेगा ना। हम्म, तो एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु से, है ना, तो मान लो ए को इधर ले लेते हैं हम लोग, ये तो यहां से ए दूरी, है ना, और यहां से बी दूरी, ये ले लेते हैं। ठीक, ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु से, दो बिंदु ले लिए, इसको हम लोग मान लेते, अब देखो ए बी आ रहा है, हम लोग इसको पी ले लेते हैं, और इसको क्या ले ले, क्यू ले ले, है ना। दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो दोनों बनेगा, ये, है ना, क्या बोला है? पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा? रूट ए बी होगा। अब कैसे बनाओगे बताओ? किछे किछे बनाएंगे जी। हाँ, अब देखो, हम लोग का बोल रहा है उसमें दोनों कोण कैसे हैं? पूरक हैं। अब पूरक कोण किसको कहते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसको पूरक कहते हैं। ऐसे कोण जिसका योग 180 अंश हो उसको समपूरक कहते हैं। अब कई बच्चे पूरक में 180 रहेगा कि संपूरक में 180 रहेगा, ये कंफ्यूज होता है। तो समझो, एक हम लोग लेंगे संपूरक, पूरक में 3 ही वर्ड है, और संपूरक में कितना है? 4। इसमें से कौन छोटा है? 3 वाला, तो इसी को 90 डालो, छोटा वाला को। अरे 4 बड़ा है, तो इसमें को बड़ा वाला डाल दो, 80। मतलब जिसका शब्द छोटा उसको 90 दे दो, जिसका शब्द बड़ा उसको कितना दे दो? 180। ठीक, ये तरीका है याद रखने का, है ना। कुछ कुछ को ऐसे दिमाग में दुनिया भर का उपाय करके रखा करो। तो अगर इस कोण को मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा, वही जाएगा वो कहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का बेस है, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लंब बटे आधार वाला लेके चलते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा, इधर भी वैसे लेंगे तो ये आएगा, फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखो, हम लोग को दिया है बाती है करके, तो लिखने का उतना जरूरत नहीं, इसको मान के चलो पी क्यू, इसको कर देते हैं आर, और इसको क्या कर दो, एस, है ना। तो अब देखो हल में, हल में हम लोग लेके चलते हैं, आ, माना पहला कोण थीटा है, तब दूसरा कोण कितना हो जाएगा? हाँ, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, बस इतना। अब
त्रिभुज पी आर एस में, क्योंकि अब दो ठो त्रिभुज है, लो के लेके बताओगे ना, इसको पहले ले रहे हैं। पी आर एस में अगर, अच्छा क्या लोगे तो हम लोग का लंब बटे आधार आएगा 10, 10 थीटा लोगे तो कितना हो जाएगा, आर एस बटे पी एस होगा, है ना। अगर हल करें आगे तो 10 थीटा का 10 थीटा ही रहने दो, और आर एस बटे पी एस का मान कितना आएगा, ए, ए। ठीक, जरूरत पड़ेगा तभी आगे हल करेंगे, इसको रोक देते हैं, या आर एस बराबर ए टेन थीटा करके भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा इसके लिए ले लें। ठीक, कौन सा त्रिभुज, आर एस क्यू। अब थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूं ना मैं। अब त्रिभुज आर एस क्यू में देखो, अब इसमें क्या लेंगे, तो लंब बटे यार 10 ही लेंगे, ये हो जाएगा 10। अच्छा कोण यहां पर कितना है, 90 माइनस थीटा, तो पूरा लोगे 90 माइनस थीटा। ये आर एस बटे कितना हो जाएगा, क्यू एस, आर एस बटे क्यू एस, है ना। ये हो गया 10, 90 माइनस थीटा। अच्छा क्यू एस का वैल्यू, आर एस का आर इस रहेगा, क्यू एस का वैल्यू बी, है ना। अच्छा 10 90 माइनस थीटा का कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आर एस बटे बी। तो एक काम करते हैं ना, हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है ना। तो हम लोग आर एस का वैल्यू निकाल देते हैं ना सीधा, या ये रुपया पैसा का सो जाते, आर एस बराबर ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा होगा। अब देखो इसमें भी वैसे करोगे, इसमें भी अगर आर एस का वैल्यू निकालोगे, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी कॉट थीटा, इसको माने समीकरण दो। समीकरण एक और दो का गुणा कर देते हैं हम लोग आपस में, तो समीकरण एक गुणित कितना करेंगे, दो से, दोनों साइड आर एस है एक साइड, तो आर एस गुणित कितना हो जाएगा, आर एस, इधर कितना है ए टेन थीटा, गुणित इधर है बी कॉट थीटा, आर एस हो जाएगा हम लोग का आर एस का वर्ग, ए और बी का गुणा होगा तो ए भी हो गया, और ये हो गया टेन थीटा, कॉट को बदल दो तो एक बटे कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा झंडी मुंडी, तो आर एस का वर्ग बराबर ए बी, तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा, रूट में ए बी, आ गया, है ना। फिर यहाँ पर लिख देना, अतः प्रूफ करके भी लिख सकते हो, है ना। शायद पिछले बार इससे अलग बताया था क्या, देखो तो, एच माने थे एच माने थे, है ना। नहीं मानोगे एच तब भी चल जाएगा हम लोग का, है ना, क्योंकि मीनार तो यही है। यहाँ पर एक एडजस्ट कर लेना, चाहो तो लिख सकते हो माना मीनार की ऊंचाई एच है ऐसे करके, है ना। यहाँ पर अगर ऐसे चेंज करना चाहोगे तो माना मीनार की ऊंचाई एच है, तब जहां जहां आर एस हो जाएगा वहां वहां कितना आ जाएगा, एच। तो यहाँ आर एस के जगह में आ जाएगा एच, यहाँ भी आर एस के जगह में आ जाएगा एच, आर एस के जगह में आ जाएगा एच, यहाँ भी करोगे तो आर एस के जगह में एच, आर एस के जगह में एच, और यहाँ भी आर एस के जगह में एच, और यहाँ भी हो जाएगा एच। ठीक, तो जहां जहां आर एस है वहां वहां हम लोग का एच एच हो जाएगा, तो एच का वर्ग, ये एच का वर्ग, और ये एच, वही है। आर एस करके भी चलोगे तब भी आ जाएगा हम लोग का, है ना, दोनों का आंसर सेम। ठीक, ऐसे ही बनेगा हम लोग का। अब ये इधर का छोड़ देना ज्यादा हार्ड हार्ड को, उसके बाद ये 11वां देख लो, 11वां भी अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रेक्षक जो है भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है, देखते रहो तुम लोग भी। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 अंश है और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक तय की गई क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। बनेगा है?
प्रैक्टिकल कितना टाइम तक चलता है? हाँ, 2:30-3 बजे हो जाता है छुट्टी? लेना, देख रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा तो लग रहा है उतना टाइम तक। हाँ। 11वां देख लो। हम लोग को पहले तो चित्र दे दिया है ना, चित्र को पहले बना लेते हैं ताकि आंखें में टक्का दिखे। ये एक चित्र है जिसमें गुब्बारा है, भारी मस्त। दूसरा चित्र में भी गुब्बारा है, भारी मस्त, है ना? दो गुब्बारा है ऐसी। ठीक। और एक सेंटर है यहाँ, सेंटर नहीं है ये, ये, ठीक। यहाँ पर बन रहा है हम लोग का कितना का कोण? 35 अंश का, है ना? और ये वाला पूरा, ये बड़खा वाला, ये कितना बन रहा है? 45 अंश का। है ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 90 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक, हो गया। अब हम लोग मान के चलते हैं, ठीक। यहां से ए मान लो, इसको इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, तो एक त्रिभुज एबीसी बनेगा। ए है तो बी सी के बाद इसको मानेंगे क्या? डी, और इसको क्या मानेंगे? ई, है ना? हमको क्या करना है? ए से बी तक तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखो, ए से बी, अच्छा वो अलग मान के चला है क्या? पहले से मान चुका है, रुको। इसको ए माना है, बी माना है ना? ए बी। तो इसको सी, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, वो कैसे करोगे? है ना? ठीक। तो ए से बी तक तय की गई दूरी, मतलब ए से बी हम लोग का कितना है? डी से सी के बराबर है। इसी को हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग एक बड़ा वाला इसको निकाल देंगे, और एक छोटा वाला इसको निकाल देंगे। बड़े से नहीं, बड़े वाले से इसको घटाओगे तो ये वाला मिल जाएगा। अब बड़ा वाला हम लोग का बड़े त्रिभुज में है, बड़े त्रिभुज का आधार है। छोटा वाला छोटे त्रिभुज का आधार है। तो ऐसा लेंगे जिसमें हमारा लंब आ जाए और आधार आ जाए। तो लंब और आधार आएगा तो दोनों त्रिभुज का आधार हमको पता चलेगा ना। देखो, हमारे पास दो होता है, जैसे अगर हम लोग निकालें साइन थीटा, तो लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग को कोण पता है और लंब पता है तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। वैसे ही हम लोग लगाएंगे कितना? टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। हमको लंब पता है 90, ये है तो ये भी कितना होगा? 90। हमको कोण पता है 30 और 45 है। तो अगर रखेंगे तो दोनों का आधार निकलेगा। पहले त्रिभुज के लिए पूरा बड़ा वाला आधार, दूसरे त्रिभुज के लिए छोटा वाला आधार। बड़े वाले आधार से छोटे वाले आधार को घटाओगे तो ये फोकट पारा का निकल जाएगा हम लोग का, है ना? इसका तो कोई है नहीं त्रिभुज, तो कहां से बनाओगे? ठीक, समझे? बस वही थोड़ा सा दिमाग में बैठाना, कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको। अब दिया है ना? इसी में अब जमाते जाते हैं हल। हल तो यहीं से स्टार्ट हो गया। दिया है बीसी बराबर कितना है? अब बीसी के बराबर कौन है? एडी। तो ये हो गया एडी बराबर कितना है? 90 मीटर। ठीक। और कुछ है मेंशन करने के लायक? कुछ नहीं। तथा ए बी बराबर कितना हो जाएगा? डीसी होगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस है उतना भी ये डिस्टेंस है। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज एक ठो बीई सी। अब त्रिभुज बीई सी में, अब देखो ये बीई सी कैसा है? ऐसा है बी, सॉरी बी, और ये वाला है ई, और ये वाला है सी। तो बीई सी ये वाला तो कितना है कोण? 30 अंश, और ये कितना है? 90 अंश। ठीक। तो हम लोग लगाएंगे क्या? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा कितना? ईसी। ठीक। तो अगर हम लोग आगे बढ़े, अच्छा थीटा का मान कितना रखोगे? 30 अंश। 30 अंश बराबर बीसी का वैल्यू कितना है? 90। तो 90 रख दो। ईसी का मान हमको नहीं पता, हमको यही चाहिए, तो ईसी का ईसी रख दो। टेन 30 का मान कितना होता है? √3 बराबर 90 बटे ईसी।
अब इसी का तिर्यक गुणा इधर करो तो इसी इधर आ जाएगा, इसका इधर गुणा कर दो तो 90 रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब जरूरत पड़ेगा तो इसको आगे यूज करेंगे। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, है ना। तथा अब त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए ई डी। ए ई डी। अब ये छोटा वाला त्रिभुज कैसा है, ऐसा है। पेपर में नहीं बनाओगे इसको छोटा छोटा को तब भी चल जाएगा, बड़े से दिख जाता है ना। ये है ई, ये है ए और ये है डी। तो मैं बताया था बी सी और ए डी दोनों 90 मीटर के बराबर है, तो ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 के बराबर। तो ये भी कितना हो गया 90 मीटर। कोण कितना दिया है 45 अंश। ठीक। अब देखो तथा त्रिभुज ए ई डी में हम लोग इसी में लगा देंगे टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए डी बटे ई डी। ए डी बटे ई डी। अब मान रखो थीटा के जगह हम कितना रखोगे 45 अंश। ए डी का वैल्यू कितना है 90 का 90 है। ई डी का वैल्यू कितना है नहीं पता। टेन 45 का मान होता है 1, और ये हो जाएगा 90 बटे ई डी। अगर हमको ई डी का वैल्यू चाहिए, ईडी का ईडी का वैल्यू चाहिए तो ईडी का इधर गुणा कर दो तो ईडी बराबर कितना हो जाएगा 90, है ना। ये हम लोग को मीटर सेंटीमीटर कुछ में दिया है, खाली मीटर है ना, तो ये सब मीटर में आएगा। ये मीटर है, ये भी आएगा किसमें मीटर में। ठीक। अब हमको चाहिए ये वाला, पूरा इस बड़े में से इसको खत्म करोगे तो ये वाला मिलेगा। इस पूरे बड़े में से ये वाला हटा दोगे तो ये बचेगा ना। मतलब हमको चाहिए, देखो नहीं समझ आता है ना, कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं इतना से इधर को घटा दोगे तो ये मिलेगा। नहीं समझ आ रहा है तो ये समझो, ईसी जो है देखो पूरा ईसी कौन कौन से मिलकर बना है ईडी और, हाँ, तो ईसी जो है हम लोग का, ईसी वो बना है हम लोग का ईडी और डीसी, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। हमको क्या चाहिए डीसी चाहिए, डीसी रखो इसको इधर भेज दो, तो ईसी माइनस ईडी करोगे तो कितना आएगा डीसी। वही है ईसी माइनस ईडी करोगे तो कितना आएगा डीसी। बताया भाई। नहीं समझ आता है तो जोड़ के देखो, घटा के मत देखो। ठीक। अब अगर हमको चाहिए डीसी तो पूरे ईसी में से ईडी को घटा देंगे, पूरे ईसी में से ईडी को घटा देंगे तो डीसी का मान आ जाएगा। ईसी कितना लाए हो 90 √3, तो 90 √3 कर दो, माइनस ईडी कितना लाए हो 90, तो हो गया 90। ठीक। हल कर दो, दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा 90, और ये बचेगा √3 माइनस, आया आंसर। देख लो एक बार, मीटर। ठीक। ये हम लोग का सीधा तो नहीं था ना, ज्ञात करना था हमको, है ना। ये है अतः, अच्छा इसमें ऐसे भी कर सकते हो, देखो हम लोग को ए से बी तक का दूरी निकाला है, हम लोग क्या निकाले हैं डी से सी निकाले हैं, तो हम लोग दिखाएंगे ना, चूंकि ए बी बराबर कितना है डी सी है, यहां से ए बी बराबर डी सी, अतः ए बी बराबर करना 90 √3 - 1 मीटर। ये हम लोग का है ना, पहले गलत था क्योंकि डी सी निकाले थे हम लोग। हम लोग को ए से बी तक का दूरी तो बोला है, डी से सी तो उसको पता नहीं है क्या है उसको, तो हम लोग मान के दिखा रहे हैं कि ए बी बराबर डी सी है करके। ठीक। ऐसे ही बनेगा आप लोग का गणित पूरा झंडी मुंडी के साथ। क्या है वो संधि समास। हो गया। अब उसके बाद ऊंचाई दूरी खत्म, कुछ नहीं ऊंचाई दूरी में। आगे बढ़े अब।
अब आ जाओ ज्यामिति आकृति में समरूपता। समान रूप देखेंगे हम लोग ज्यामिति आकृति में। हो गया। अब समझो, अब ये ऊंचाई दूरी खत्म हम लोग का। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति, आ गए हम लोग। ठीक, ज्योमेट्रिक आ गए। इसमें समझो, ज्यामिति में हम लोग का 3 पार्ट है, 11, 12 और 13। 3 ठो चैप्टर है, 11, 12, 13, जिसमें हम लोग का है ज्यामितीय आकृति में समरूपता। ठीक, ज्यामितीय आकृति में समरूपता है ना। उसके बाद वृत्त, हाँ, और स्पर्श रेखा है ये वाला। और उसके बाद ये वाला है रचना, ये ज्यामिति रचना। ज्यामिति रचना और ज्यामिति आकृति में समरूपता। ज्यामिति रचना में हम लोग का त्रिभुज के अंदर, है ना, त्रिभुज के अंदर गोला बनाना है और त्रिभुज के बाहर गोला बनाना है ना। परिवृत्त अंतःवृत्त की रचना वाला है हम लोग का। ठीक, तो ये वाला तो सरल है। अब देखो क्वेश्चन देता कैसा है इसमें, है ना। टोटल ज्यामिति से 12 नंबर का आना है प्रश्न। ज्यामिति से मतलब ये पूरा तीनों पार्ट मिला करके 12 नंबर से आना है। ठीक, अब देगा कैसा वो देगा 1 नंबर का 3 प्रश्न देगा। ठीक, 1 नंबर का 3 प्रश्न देगा। 4 नंबर का 1 प्रश्न देगा और 5 नंबर का कितना देगा, 1 प्रश्न। ठीक, टोटल 5 प्रश्न आएगा इसमें से। 12 नंबर का कुल 5 प्रश्न आएगा। ठीक, रही बात, ये जो 5 नंबर का प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न अथवा में रहता है, इसके अथवा में। एक साइड प्रमेय दे देगा, एक साइड रचना दे देगा। रचना को कर ही लेना क्योंकि रचना आता ही है ना, फिक्स है। वृत्त के अंदर बनाइए, वृत्त के बाहर बनाइए, कहीं भी बनाइए लेकिन बनाइए। ठीक, मतलब ये में ही बनाना है, कागज में ही। ठीक, रही बात 4 नंबर के प्रश्न की। 4 नंबर के प्रश्न में एक साइड प्रमेय देगा और एक साइड ज्ञात करने वाला देता है। मतलब वो जो हम लोग वृत्त और स्पर्श रेखा में दुनिया भर का पढ़े हैं ना, वृत्त के अंदर, है ना, वृत्त के परिधि द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, है ना, परिधि पर बने कोण का दुगना आधा, ये सब पढ़े हैं ना, दुनिया भर का जितना सारा, है ना। ठीक, ये पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है ना। अर्धवृत्त द्वारा बना कोण 90 अंश का होता है, या व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 90 अंश का होता है। ये सब हम लोग छोटा छोटा पढ़े हैं, है ना। तो यही सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, और उसके अथवा में दे देता है प्रमेय को। या तो फिर वो उसको दे देगा वृत्त और स्पर्श रेखा से। क्या देगा, किसी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा लंब है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, जीवा। जीवा वाला जो था ना हम लोग का चैप्टर, उससे दे देता है। तो 4 नंबर में एक साइड हम लोग का क्या पूछेगा, देखो 4 नंबर में एक साइड तुम लोग का पूछेगा, ये वृत्त है, वृत्त के व्यास द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, है ना, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, मतलब ये इसके द्वारा, परिधि के द्वारा, है ना, चाप द्वारा। और एक क्या पूछ देगा, मान लो वृत्त के अंदर मान लो चतुर्भुज बन रहा है तो चारों सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये वाला पूछता है। इसके अथवा में कैसा पूछेगा, तो इसके अथवा में पूछेगा वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर, है ना, वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, तो ये ज्ञात कीजिए, ये वाला, या ये ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, दुनिया भर का दे देगा। या तो जीवा वाला देता है, जीवा वाला मतलब क्या, ऐसे करके रहेगा, ये वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर एक जीवा है जिसको समद्विभाजित करता है ना, तो ये ज्ञात कीजिए, या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये वाला हम लोग पढ़े हैं ना, शुरू प्रश्नावली पूरा यही वाला है। ठीक, तो इस टाइप के अथवा में ये वाला देता है। ठीक, जिसमें पकड़ है उसको अच्छे से पढ़ लेना, पकड़ लेना। ठीक,
तो फिर बन जाएगा, नहीं लगेगा हम लोग को। तो एक नंबर का 3 प्रश्न तो सरल है हम लोग का, कठिन नहीं है। यहां से देगा नहीं वो रचना से 1 नंबर का प्रश्न आता नहीं है, आएगा तो सीधा हम लोग का 5 नंबर का आएगा, क्योंकि हम लोग का इसमें तो चित्र बनाना है ना हम लोग को। अब उसमें 1 नंबर में क्या पूछेगा, तो हम लोग का जो भी पूछेगा वो कहां से पूछेगा, वृत्त और स्पर्श रेखा से। एक काठो दिया तो समरूपता से दे देगा, नहीं तो वृत्त और स्पर्श रेखा से ही सबको घुसाता है ना पूरा क्वेश्चन। ठीक, गाना वाला रायगढ़ वाला राजा कहा थे। कुबड़ कुबड़ जैसे दिख रहा है, कुल प्रश्न है ना। ठीक, ठीक गए हेमलाल। 1 नंबर का प्रश्न का तैयारी करना है तो इन दोनों से रट लेना पूरा। ठीक, एक तो हमने सीखा में जाके देख लेना कहाँ कहाँ छोटा क्वेश्चन। अब देखो वो ऑब्जेक्टिव भी देगा ना, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 लाइन का देगा ऑब्जेक्टिव, 1 लाइन का सुंदर अच्छा दिखे वैसा वाला, है ना। जैसे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, सीधा सिंपल। तो जो 180 अंश होता है उसी को डेश बना के दे देगा खाली स्थान। या ऑब्जेक्टिव में दे रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग निम्न होता है, पहला 180 अंश, दूसरा 360 अंश, तीसरा दे देगा 90 अंश, चौथा दे देगा 70 अंश, वैसा वाला। ठीक, तो जो 1 लाइन का है सरल, 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, जितना भी हम लोग को रिक्त स्थान पूछता है वो 1 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होता। बाई चांस उसको नहीं मिला कोई कोई पार्ट में तो 2 लाइन जाता है, जैसे इनकम टैक्स वाला है उसमें से आता है 1 नंबर का प्रश्न। अब वो कहां से घुस आएगा बेचारा, आयकर का गणना में, तो वही आयकर का गणना से वो लेता है, क्योंकि मूलधन ब्याज से तो ले नहीं सकता, क्योंकि हैज नहीं उसमें, क्या बोलेगा सावधि आवर्ती को। तो आयकर से घुस आता है, क्या बोलेगा, परमानेंट ये दिया जाता है नंबर पहचान के लिए आयकर वाले लोग को, तो उसको क्या कहते हैं, तो पेन कहते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग का पेन। और एक हम लोग का देता है, एक और देता है अस्थाई। जो पेन है वो स्थाई है, याद रखना, पेन जो हम लोग का संख्या है ना, पेन नंबर, वो स्थाई है। और एक और देता है टेन, जिसको कहते हैं, वो अस्थाई है। पेन का मतलब क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। और टेन का मतलब क्या है, टेम्परी अकाउंट नंबर। ठीक, हाँ, नहीं कहते हैं हम लोग ये टेम्परी बनाए होगा इसने सोझे, मतलब क्या है, नॉर्मल है सी, टेम्परी मतलब वो बाद में उसको चेंज कर सकता है, तो बस वही है। छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलते हैं टेम्परी बनाया है का कुछ कुछ का उपाय किए रहोगे या वैसे ही कुछ, तो उसने ये भारी बना दे इसका बुद्धि, ये मस्त लगा है इसका, ना हगा टेम्परी बना दे हैं इसने, बाद में बना बढ़िया ए दे। तो टेम्परी क्या है, मतलब अस्थाई हो। ठीक, अब आ जाओ ज्यामिति आकृतियों में समरूपता। तो इसमें ये सब बना के देखना, पेज नंबर 247 में हम लोग का है, बता चुका था, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, है ना। ये सब आप लोग खुद बना लेना। ठीक, इसको छोड़ रहा हूं मैं, पढ़ा भी चुका हूं और उदाहरण में भी है, तो इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, आधारभूत समानुपाती प्रमेय सिद्ध कीजिए, ये सब। आ जाओ प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 से पहले एक छोटा सा चीज, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन ही बस बता दे रहा हूं। कथन क्या कहता है, यदि एक त्रिज्या है, सॉरी, त्रिभुज है, क्या कहता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो इस भुजा को ले तो इस भुजा के समांतर ऐसी रेखा खींचना है, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा मत कहना ना, है ना, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजा को, अब इसका तो बात हो गया, तो बचा क्या, अन्य, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। बराबर विभाजित नहीं करती, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, जैसे मान लो एक हम लोग त्रिभुज ले ले, ये इसको मान ले ए, इसको मान ले बी और इसको मान ले सी। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब अगर ए बी सी है, इसको माने डी और इसको माने ई, तब आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटे बी डी, या डी बी कह सकते हो, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, यही है हम लोग। हाँ ठीक, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में, ये बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इसे ही आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहते हैं। हो गया। देखो इसी में एक और आता है, ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, और डी ई बटे क्या हो जाता है, बी सी हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं करते ना, उसको छोड़ देते हैं, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी वही है कि किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अब जरूरी नहीं कि ऐसी हम लोग समांतर खींचे, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी और ये सी है, तो इधर का भी तो ले सकते हो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ये अन्य दो भुजाओं को, ये वाला और ये वाला, इस अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हम लोग यहां से काउंट करें तो सी डी बटे डी ए, सी डी बटे डी ए बराबर सी ई बटे ई बी। ये चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो, त्रिभुज कस नहीं दिखाते, भिक्षक गोली का सूद है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। लेकिन हम लोग के लिए सहूलियत सीधा ये पड़ता है, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। बाकी वो किसी से भी काटो, कोई भी एक भुजा से काटो, एक बराबर है ना। तो वही है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक, इसे ही आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहते हैं। अब देखो, अगर दो त्रिभुज दे देता है हमको, दो त्रिभुज अगर हम लोग को दे देता है या एक ही त्रिभुज देता है, तो जैसा पहले वाले भुजा के लिए खींच रहे हो या शब्द को ले रहे हो, दूसरे वाले भुजा के लिए भी वैसा लेना है। जैसे मान लो इधर में ले रहे हैं हम लोग का ए डी बटे डी बी, तो इधर भी ए ई बटे क्या लाओगे, ई सी लाओगे। ऐसा नहीं कि ए डी बटे डी बी और इधर को ई सी बटे ई ए या ए ई और इधर को सी ई, ऐसे उल्टा उल्टा नहीं डालना है। ए डी बटे डी बी तो ए ई बटे ई सी, सेम सेम है ना। इसी बेस पे हम लोग का प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न बनता है। ठीक, जैसे देखो हमको दिया है, एक तो बता दे रहा हूं, फिर उसमें से बाकी बना लेना, है ना, सरल है। फिर उतना में ही आज खत्म करेंगे, है ना, रोक देंगे उतना में, बाकी फिर दूसरे दिन देखेंगे। हम लोग का ये है आर एस टी है ना, और फिर बीच में ऐसे लाइन खिंचा है एम एन, दिया है 6 3, ये 6 है, ये 3 है, ये तीर का निशान है, और कुछ नहीं ना। अब पहला ज्ञात करना है टी एन बटे एन आर। देखो पहला हमको ज्ञात करना है टी एन बटे एन आर। टी एन कौन सा है, ये टी एन बटे एन आर, ये वाला ज्ञात करना है। देतीले भागा थे, है ना, नीचे से ऊपर, तो हम लोग को नीचे से ऊपर थोड़ी देखना है, हमको तो अपना सिंपल देखना है। ठीक, अब देखो ये दिया है हम लोग का, अब हल करेंगे तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाओगे, है ना, पहले तो ही लगा दो। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अब क्या होगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आर एम बटे एम एस, तो ये हो जाएगा आर एम बटे एम एस। अब देखो आर एम बटे एम एस ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं, तो इधर वाले को भी वैसे आओगे आर एन बटे एन टी, तो ये हो जाएगा आर एन बटे एन टी। अब जो भी पलटना सलटना है वो ऐसे ही करना, उसके बाद मान को रखेंगे हम लोग, है ना। हमको क्या चाहिए, टी एन बटे एन आर चाहिए, हमारे पास आर एन है, हमको तो पहले एन आर बनाना है, तो सबको पलटो। आर एम है उसको क्या करेंगे, एम आर, इसको इधर इसको उधर, एम एस है उसको कितना करेंगे, एस एम, आर एन है उसको क्या करोगे, एन आर,
एन टी है उसको कितना करोगे, टी एन। क्या इसके जैसा आया, नहीं आया, क्योंकि टी एन नीचे में है, यहाँ टी एन ऊपर में है। तो अब इसको पलटो ऐसे, तो ये भी पलट जाएगा ऐसे। ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा, एस एम बटे एम आर। और इसको पलटोगे तो टी एन बटे एन आर हो गया। अब यहीं से अब जमेगा, या जमा के लिख दो टी एन बटे एन आर बराबर, इसके बराबर किसको करेंगे, एस एम बटे एम आर। अब देखो टी एन बटे एन आर, एस एम कितना है 3, एम एम आर कितना है 6 है। तो टी एन बटे एन आर बराबर 3 एक कम 3, 3 दूने 6। यही हम लोग का आंसर है बस। ठीक, देता नहीं है पेपर में, लेकिन देख ले रहा हो, बाई चांस अगर दे दिया तो तब की बात है। बाकी 4 नंबर में तो नहीं देगा इसको। 3 ही ठो तो है, 4 ठो भी नहीं है। कैसे कैसे बांटेगा वो नंबर को, खुद सोचो। 2 ठो रहता तो मान के चलते, 2 2 नंबर एक एक ठो को। 4 ठो रहता तो एक एक नंबर करके, और वो खड़िया है 3 ठा, तो कैसे कैसे मानोगे, है ना। शायद है वो। ठीक, बाकी देख लिए रहो, है ना। बेस को पकड़ना तो जरूरी है ना। एकदम एक एठा कुछ भी खाने के लिए थोड़ी कूद दोगे, है ना। ठीक, तो अब इसमें से बना के देखना। उसके बाद कल इसी में का 1 2 प्रश्न बताएंगे बस, ज्यादा नहीं है इसमें काम का हम लोग का। उसके बाद हम लोग सीधा उसके आगे प्रश्नावली में चलेंगे, है ना, समरूपता दिखाने वाला। ठीक, आज इतना ही देखो।